अबे और सामान निकाल रहे हैं यार। जो भाग रहा हूँ भाग नहीं रहा हूँ, प्लॉट पे कब्जा हो रहा है मेरे। अब जो मारे कट कर एक दुकान की कब्जेदारी के लिए सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, बुलडोजर में आग लगा दी गई। 195 लोगों के नाम एफआईआर हो गई। एफआईआर में एक पूर्व विधायक का नाम भी शामिल है। मामले में एक कैबिनेट मंत्री के पति का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप लग रहे हैं कि योगी सरकार के प्रशासन के नाक के नीचे दो बीजेपी नेताओं के बीच विवाद में गोलियां चल गई, वो भी एक दो नहीं बल्कि 100 राउंड से ज्यादा। कोई रोड के डिवाइडर के पीछे छिपा गोली दाग रहा है तो कोई कार के पीछे छिपकर दुनाली बंदूक से। किसी को कोई डर नहीं, न शासन का न प्रशासन का। गोलियां और गालियों की आवाज गूंज रही है। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने के बाद भी गोलीबारी चलती रही। गनीमत है कि गोलियों ने सिर्फ गाड़ियों को छेदा, इंसान बच गए। लेकिन अगर इस गोलीबारी में किसी शख्स को गोली लग जाती तो क्या होता? अगर किसी निर्दोष की जान चली जाती तो उसका जवाबदेह कौन होता? क्या कोई कार्रवाई उसका हट जाना भर पाती? नहीं, ये पूरा गोलीकांड तब हुआ जब कुछ लोग घरों में सो रहे थे, कुछ मॉर्निंग वॉक से वापस लौट रहे थे, कुछ अपनी नौकरी के लिए निकल रहे थे। तुम बैठो भैया, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। उत्तर प्रदेश का बरेली, यहीं की पीलीभीत बाईपास रोड के पास शंकरा महादेव मार्बल नाम के एक दुकान है। आज तक के सहयोगी कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुकान के मालिकाना हक को लेकर दो दावे हैं, एक व्यापारी आदित्य उपाध्याय का और दूसरा बिल्डर राजीव राणा का। यही दुकान इस गोलीकांड के पीछे की जड़ है। अब आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। 22 जून की सुबह के तकरीबन 7:30 बजे सड़क पर लोगों की हलचल शुरू हो गई। आरोप है कि तभी राजीव राणा अपने तकरीबन 25 साथियों और 2 बुलडोजर के साथ महादेवा मार्बल पर पहुंचे। आरोप है कि राजीव राणा के लोगों ने दुकान के बाहर बैठे सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की और दुकान पर बुलडोजर से हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिली तो मौके पर आदित्य और उनके बेटे भी पहुंच गए। मामला गरमाया तो आदित्य ने दोनों बुलडोजरों में आग लगा दी। इसके बाद राजीव के साथ आए लोगों ने फायरिंग शुरू की। आदित्य की ओर से भी जवाबी फायरिंग हुई। इस गोलीबारी के बीच पत्थर भी फेंके जा रहे थे। ये सब सरेआम बीच सड़क हो रहा था। आने जाने वाले लोग रुक गए, वो सब डरे थे। मीडिया रप्टों के मुताबिक ये गोलीबारी आधे घंटे से ज़्यादा चली। मौके पर पुलिस पहुंची तो बुलडोजर में लगी आग को बुझाया गया। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। आरोप पुलिस पर भी है। कहा गया कि पुलिस के सामने गोलियां चलती रहीं और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने पुलिस पर कार्रवाई की। इज्जतनगर थाने के बीट इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जतनगर में 2 पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे, उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। घटना काफ़ी संगीन है। इसको देखते हुए इसमें जो अपराधी इसमें मूल रूप से इन्वॉल्व रहे हैं, उनके खिलाफ आगे चल के हम गैंगस्टर और एनएसए में भी कार्रवाई करेंगे। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के रोल के संबंध में भी मेरे द्वारा जांच की गई तो उसमें स्थानीय पुलिस की लापरवाही देखने में आ रही है, जिसको देखते हुए बीट आरक्षी से लेकर के थाने के इंस्पेक्टर तक कुल 6 पुलिसकर्मियों को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एसएचओ इज्जतनगर जयशंकर, एक सब इंस्पेक्टर और अन्य 4 आरक्षी, इनको निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर ली गई है। पुलिस का कहना है इस घटनाक्रम में किसी को गोली नहीं लगी। इस मामले में 3 एफआईआर हुई हैं। एक इज्जतनगर थाने के दरोगा राजीव प्रकाश ने की है। उन्होंने बिल्डर राजीव राणा, रोहित ठाकुर, संजय, आदित्य उपाध्याय, अभिराज समेत 34 लोगों पर बलवा, हत्या का प्रयास और आगजनी की धारा में केस दर्ज किया है। इस एफआईआर में लिखा है कि राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के गुट में फायरिंग की। उस समय पुलिस कम थी। डायल 112 को सूचना दी गई। आदित्य उपाध्याय ने अपनी स्विफ्ट कार से राजीव राणा पक्ष के लोगों को कुचलने की कोशिश की है। पुलिस ने किसी तरह बुलडोजर की आग बुझाई। दूसरी एफआईआर आदित्य उपाध्याय के साथी रोहित शर्मा ने कराई है। एफआईआर में पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ
पप्पू भरतौल, राजीव राणा, हरिओम, गौरीशंकर, संजय, राधे, आशीष, राजन, रोहित ठाकुर, केपी यादव, शिवम माथुर व राधे संग अन्य लोगों का नाम शामिल है। राजीव राणा पक्ष के शिवोम कुमार, रविंद्र, सनोज, संदेश, पंकज व ओम प्रकाश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रोहित कुमार, संजय उर्फ संजू, रोहित कुमार को पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने भी एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में राजीव ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति पप्पू गिरधारी का नाम लिया है। वो पप्पू गिरधारी को इस घटना का षड्यंत्रकर्ता बता रहे हैं। एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी जमीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत थे, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है। ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे, कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पे माननीय थाना बारेदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पे मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पे भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा, ये प्लॉट हमें दे दो। हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को न मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीनना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है, ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज से इसको खरीदना चाहता है, छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है। उसका कोई अंश बाकी नहीं है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से डिसीजन हमारे फेवर में हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हमारे पास था। हम थाना इज्जतनगर गए, आईजी महोदय से भी हम मिले जाकर। आईजी महोदय से बात हुई, उन्होंने थाना इज्जतनगर को कहा और थाना इज्जतनगर जब हम गए तो उन्होंने कहा, जब आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप काम करिए, यदि कोई परेशानी आती है तो आप हमें बताइएगा। इंस्पेक्टर इज्जतनगर निर्दोष है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आपके पास कोर्ट का ऑर्डर है तो आप कोर्ट के ऑर्डर में काम करिए, कोई परेशानी आती है, कोई आता है तो आप थाने आइए लौट कर, उसको भी थाने लाइए बुलाकर। हमने कहा ठीक है। हम प्लॉट पे शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे, कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं थी। अचानक से आदित्य उपाध्याय उर्फ चन्नू पंडित, अभिराज उपाध्याय, अनुज मिश्रा, रिंकू जो कि पप्पू गिरधारी के बेटे हैं, पप्पू गिरधारी के सैफर जो कि जैन हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, इन्होंने आकर अंधाधुंध से हमारे स्टाफ पर फायरिंग करना शुरू कर दी। अगर हमारा स्टाफ मौके से नहीं भागता तो कम से कम ये 4-5 लोगों का मर्डर कर देते। दोबारा से बरेली में जैन हत्याकांड जैसा केस हो जाता। राजीव राणा ने अपनी वीडियो में एक नाम को कई बार दोहराया है, पप्पू गिरधारी का। राजीव का कहना है कि पप्पू उसका प्लॉट कब्जा करना चाहता है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको पप्पू गिरधारी के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। पप्पू उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति। रेखा पप्पू की दूसरी पत्नी है। पप्पू का एक परिचय 1990 का साल भी कराता है। 11 जून 1990 की रात बरेली के कारोबारी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी गई थी। पप्पू गिरधारी इस केस में मुख्य आरोपी थे। पप्पू बरेली में ही रहते हैं। इन्हीं आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच दैनिक जागरण ने खबर छापी। खबर के मुताबिक प्लॉट पर कब्जा करने के लिए राजीव राणा पहले से ही प्लानिंग कर रहा था। घटना के एक दिन पहले राजीव राणा के शूटर को अपने होटल सिटी स्टार में रुकवाया था। एक बैकअप टीम भी तैयार की गई थी। बी टीम के लोगों को इज्जतनगर के मुंशी नगर के होटल सीके वैली में रुकवाया गया था। रात में सभी ने पार्टी करी और सुबह घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों होटल के डीवीआर यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त कर लिए। इस पहलू की भी पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे प्रकरण पर आज तक के सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने पप्पू गिरधारी से फ़ोन पर बात की। पप्पू गिरधारी ने बताया, इस पूरे घटनाक्रम से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे झगड़े की कोई जानकारी नहीं। अभी देहरादून में हूँ, मुझे जानबूझ के इस मामले में शामिल किया जा रहा है, मेरी छवि खराब की जा रही है, इसलिए मैं इन लोगों पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ। हमने पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल से भी फ़ोन पर बात की। उन्होंने बताया
मैं बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आया हूँ। मेरा इस झगड़े से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी गाड़ी का नंबर आरोपियों की गाड़ी से मिलता है, इसलिए शायद मेरा नाम बीच में आ रहा है। पप्पू भरतोल खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि मैं तो उज्जैन में हूँ। राजीव राणा और पप्पू गिरधारी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। दोषी कौन है ये फैसला न्यायालय करेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस के दावे को धता बता रही हैं। मुख्यमंत्री के उन दावे को धता बता रही हैं जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। क्या मुख्यमंत्री जी को इस घटना के बारे में नहीं पता? अगर पता है तो इस केस की कार्रवाई हर उस शख्स के लिए नज़ीर बननी चाहिए जो किसी की ज़मीन हड़पने के बारे में सोचता भी, जो बिना किसी डर के किसी पर भी बंदूक तान देता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरा नाम रजत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।